बच्चे पाएं डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। और अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2 करोड़ आपके बस की नहीं है, अब आप 60 लाख नौकरियां देने की बात कह रहे हैं। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल, रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल और सेना का टैंक भी डिजिटल। बच्चे पाएं डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। बच्चे पाएं डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार, डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय। ये इस बजट के बारे में एक कवि की प्रतिक्रिया है मान्यवर। और जो इस सरकार के दावे हैं उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं मान्यवर। इन्होंने कहा है कि 60 लाख नौकरियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो स्वयं स्वीकार कर लिया, पहले तो आप 2-2 करोड़ करके लोगों को मूर्ख बनाते रहे, और अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2 करोड़ आपके बस की नहीं है, अब आप 60 लाख नौकरियां देने की बात कह रहे हैं। और आप नौकरियां कैसे दे रहे हैं नौजवानों को मान्यवर? 35,000 रेलवे भर्ती के लिए 1 करोड़ नौजवानों ने उसमें फॉर्म भरा, और उसके बाद जब उसका परिणाम आता है उसमें घोटाला और गड़बड़ी की जाती है। जब वो नौजवान सड़क पर नौकरी मांगने के लिए निकलते हैं उनको लाठियों से पिटवाया जाता है प्रयागराज में, उनको पटना में लाठियों से पिटवाया जाता है, घर में घुस के लाठियों से पीट के आप नौकरी दे रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ के आप नौकरी दे रहे हैं। आप कर्मचारियों की बात इस बजट में कर लीजिए मान्यवर। जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में वो भी नहीं दिया। एक तरफ आप सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हैं, दूसरे तरफ आपके नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, आदित्यनाथ जी भाषण देते हैं, यूपी का चुनाव 80 और 20 पर होगा, 80 और 20 पर होगा। ये 80 और 20 क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, वो कोरोना की महामारी में जो लाखों लोग मारे गए वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? वो किसान जो 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो खुशी दुबे उत्तर प्रदेश की बेटी जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, वो हाथरस की बेटी जिसको रात में 2 बजे जला दिया गया, वो नौजवान जो लाठियों से पीटे जाते हैं मान्यवर, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? ये 80 और 20 में हिंदुस्तान को बांटना बंद करो, गरीब बच्चों के फीस पे चर्चा। हिंदुस्तान में दलितों की, पिछड़ों की अगर सबसे ज्यादा विरोधी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार है। और यह बात मैं आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूं। रेल के अंदर नौकरियां खत्म करके आपने आरक्षण खत्म किया, सेल के अंदर नौकरियां खत्म करके आरक्षण खत्म किया, विश्वविद्यालयों में आरक्षण खत्म किया। और बड़ी हास्यास्पद बात अभी कही जा रही थी यहां पे कि मंडल कमीशन के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी थी। अरे सर, पूरा हिंदुस्तान जानता है मंडल के खिलाफ कमंडल ये लोग लेके आए, और स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को अगर किसी ने गिराया तो भारतीय जनता पार्टी ने वो महापाप और अपराध किया है। आप कैसे आरक्षण की बात करते हैं? आपके राज्यों में दलितों की हालत क्या है? हाथरस कांड हुआ मान्यवर, वाल्मीकि समाज की एक बच्ची के साथ दरिंदगी और बर्बरता की गई, और बलात्कारियों के पक्ष में सरकार खड़ी रही। सरकार पर टिप्पणी मैं सर खत्म कर रहा हूं। गुजरात के अंदर एक दलित समाज का बच्चा मूंछ रख के जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश में घोड़ी पर बैठकर एक दलित शादी करने जाता है, उसके ऊपर हमले होते हैं। आपके राज्यों में यह हो रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ के आप बता दीजिए कौन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष आज तक दलित समाज से हुआ है?
जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये बजट हिंदुस्तान को नीलाम करने का, देश को बेचने का, देश की संपत्तियों को बेचने का बजट है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर, इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं मान्यवर। ये रेल, ये सेल, ये बीपीसीएल, ये एलआईसी, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर, इस देश के देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। मान्यवर, इस सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का मजाक उड़ाया, उन किसानों का जो पिछले 75 दिनों से आंदोलन पर हैं। 170 लोगों की शहादत हो चुकी है, उनको आंदोलन जीवी कह के मजाक उड़ाया गया। और जब आपने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया तो सत्ता में बैठे हुए सुन लो, तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया, तुमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार Let's keep the decorum. Please keep silence. तुमने शहीद आजम भगत सिंह का मजाक उड़ाया, तुमने शहीद अशफाकुल्लाह का मजाक उड़ाया, तुमने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, हिंदुस्तान के उन महान सपूतों का मजाक उड़ाया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमें संविधान दिया, हमें लोकतंत्र दिया, ये संसद दी, तुमने उनका मजाक उड़ाने का काम किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत बड़े बड़े दावे सरकार की ओर से किए गए, और परंपरा के अनुरूप सरकार की बातों को महामहिम राष्ट्रपति जी के श्रीमुख से कहलवाया जाता है, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है यह जानना बहुत जरूरी है मान्यवर। और हम बात शुरू करते हैं 12 नंबर का पॉइंट जो है, जिसमें यह कहा गया कि मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है जिसकी नींव 2014 में रखी गई। 2014 में भारत के राष्ट्र निर्माण की नींव रखी गई मान्यवर। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, चौधरी चरण सिंह जी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं। अरे सबको छोड़ दीजिए, क्या स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं? आप जब अपनी तारीफ करने लगते हैं तो अपने लोगों को भी भूल जाते हैं। कम से कम ये तो मानिए कि 7 साल उनका कार्यकाल रहा, उसकी तारीफ कर देते आप। लेकिन व्यक्तित्व का संकट है जो आपने कहा, कैसे तारीफ करें, कैसे चर्चा करें। और नया भारत की बात कही गई मान्यवर, निश्चित रूप से नया भारत बना है। 2014 से हमने देखा है नया भारत, जिस नए भारत के अंदर मॉब लिंचिंग करके लोगों को मारा गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 15 लाख का वादा करके इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने की बात कह के 84% रोजगार घटा है। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो इस कार्यकाल में बढ़ा है। हमने देखा है नया भारत मानो।